नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर अतुल समैया जुड़ गए हैं, जो बंसल हॉस्पिटल में सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अतुल, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं मुंह और गले के कैंसर के बारे में। अगर आपकी भी इससे जुड़ी कोई समस्याएं हैं तो हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप सवाल कर सकते हैं और डायरेक्ट बात कर सकते हैं डॉक्टर अतुल समैया से। डॉक्टर अतुल समैया, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि मुंह और गले का कैंसर कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह ये होते हैं? देखिए, मुंह और गला दो अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है। मुंह के कैंसर और गले के कैंसर दोनों में कुछ अंतर होता है। जो भारत में सबसे ज़्यादा कैंसर देखने को मिलते हैं वो मुंह और गले के ही कैंसर होते हैं। मुंह के जो कैंसर होते हैं ज़्यादातर केसेज में जो कॉमनली हम बोलते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, जो एक नाम पैथोलॉजिकल टर्म है, वो होता है। और गले में भी सबसे ज़्यादा स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होते हैं। पर गले के कैंसर को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक कंठ का कैंसर, कंठ के ऊपर वाले हिस्से का कैंसर, और कंठ के नीचे वाले हिस्से का कैंसर। और जिस साइट पर कैंसर होता है उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट डिसीजंस होते हैं, उस हिसाब से उनका इलाज होता है और उसी हिसाब से उनके ठीक होने की संभावनाएं होती हैं। पर मुंह के कैंसर में भी इसी तरह मुंह को भी हमने कई भागों में डिवाइड किया हुआ है, हिस्सों में बांटा हुआ है। इसमें जबान, गाल, जबान के नीचे जिसे हम फ्लोर ऑफ माउथ कहते हैं, जो हमारे मोलर टीथ होते हैं या अकल दाढ़ होती है, उसके पीछे जो हिस्सा होता है उसे रेट्रोमोलर ट्राइगोन कहते हैं। लिप होता है। तो अलग अलग जगह पे जो कैंसर होते हैं अलग अलग तरीके से उनका इलाज होता है और उनका जो प्रेजेंटेशन है वो भी अलग होता है। तो मुंह के कैंसर को भी 5-6 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह गले के कैंसर को भी मुख्यतः 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जी डॉक्टर, अगर बात करें कि कैंसर कैसे होता है, क्या वजह होती है कि कैंसर हो जाता है, खास करके मुंह और गले का कैंसर किस तरह से हो जाता है? देखिए, मुंह और गले के कैंसर की जहाँ तक बात है तो मुख्य रूप से तम्बाकू इसके लिए जिम्मेवार है। तम्बाकू और अल्कोहल यानी शराब, ये 2 मुख्य वजह हैं मुंह और गले के कैंसर होने की। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य वजह होती हैं जिससे कैंसर हो सकता है। पर देखा गया है कि 90% तक मुंह और गले के कैंसर उन्हीं व्यक्तियों को होते हैं जो या तो तम्बाकू का सेवन करते हैं या शराब का सेवन करते हैं। इसके अतिरिक्त सुपारी, जिसे हम लोग बोलते हैं खैनी के साथ में सुपारी मिक्स करके खाया जाता है, कुछ लोग के सिर्फ सुपारी खाते हैं, वो भी एक कैंसर का कारण होता है। जो तम्बाकू होता है, तम्बाकू को 2 भागों में बांटते हैं, स्मोकलेस टोबैको एंड स्मोकिंग। यानी कि जो व्यक्ति खैनी खाता है, गुटखा खाता है, वो एक तम्बाकू का सेवन है। दूसरा, जो लोग बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं वो भी तम्बाकू का ही रूप माना जाता है। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जिनके मुंह खुलना कम हो जाते हैं, वो तम्बाकू का सेवन तो बंद कर देते हैं, गुटखा खाना बंद कर देते हैं, पर उसके साथ में स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। तो वो भी उतनी ही खतरनाक है, बल्कि उससे ज़्यादा खतरनाक है जितना तम्बाकू का सेवन। तो मुख्य वजह यदि हम बात करें तो तम्बाकू है, शराब है। इसके अतिरिक्त कुछ केसेज में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जो एक तरह का वायरस होता है, उसकी वजह से कुछ गले के कैंसर देखने में आते हैं। अन्य वजह में किसी के नुकीले दांत हैं जो बार बार ट्रॉमा कर रहे हैं, बार बार एक जगह पे घाव कर रहे हैं। किसी को लाइकन प्लेनस नाम की एक स्किन की जो म्यूकोजा की बीमारी है, यदि वो है तो ये भी कैंसर के कारण बन सकते हैं। बिल्कुल। अगर डॉक्टर अतुल बात करें हम जो तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं उनको कैसे कैंसर हो जाता है? और कई बार केसेस देखे हैं जब कैंसर होता है तो छोटे बच्चों में भी कैंसर हो जाता है और उनको भी मुंह और गले का कैंसर, तो वो तो तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, तो उसमें क्या रीज़न, क्या यही वायरस होता है उसमें रीज़न? हाँ, नहीं, हमेशा वायरस रीजन नहीं होता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। कारण ये है कि 10% कैंसर जो देखने को मिलते हैं वो तम्बाकू की वजह से नहीं होते हैं। उनमें जो वजह होती है, एक तो मैंने बोला नुकीला दांत है जो बार बार आपको चीक वाइट कर रहा है या टंग वाइट कर रहा है। क्रॉनिक इरिटेशन किसी भी रूप में हो, सुपारी, पर्टिकुलरली सुपारी, या जो बिना तम्बाकू वाला गुटखा आजकल चलन में हो गया है तम्बाकू के बैन होने के बाद, वो एक इसकी वजह हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि जहाँ आपने बच्चों की बात की, बच्चों में मुंह और गले के कैंसर अलग तरीके के होते हैं। वो जॉ ट्यूमर्स होते हैं, ज़्यादातर केसेज में मुंह के अंदर नहीं होते हैं। जो जॉबोन होती है, जिसे हम जबड़ा कहते हैं, उसका ट्यूमर होता है और उसकी वजह कुछ जेनेटिक मिलफॉर्मेशन होती है।
और जो अन्य वजह में आती है कैंसर की वजह, जिसे हम कहते हैं कि इडियोपैथिक है, जिसकी कोई वजह हमें समझ में नहीं आती है। कुछ केसेज में कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशंस फैमिलियल होते हैं, उसकी या फैमिली या परिवार में होते हैं, उसकी वजह से कुछ मुंह के कैंसर हो सकते हैं। पर मोटे तौर पर डिफाइन किया जाए तो 90% कैंसर तंबाकू की वजह से। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को में तंबाकू का प्रचलन काफ़ी है और लोग ये चीज़ समझने को तैयार नहीं होते कि तंबाकू कैंसर की वजह हो सकती है। फिर कुछ कैंसर्स होते हैं मुंह में जो देखने को मिलते हैं, वो हैं सलेवरी ग्लैंड के कैंसर। जिस तरह से हमारी लार ग्रंथि बाहर होते हैं, जिसे पैरोटिड ग्रंथि या सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स कहते हैं, इसी तरह की छोटी छोटी ग्रंथियाँ मुंह में अंदर भी होती हैं, लिप्स पर होती हैं। उनका जो कैंसर या ट्यूमर होता है, वो इन लोगों को देखने को मिलता है जो तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं। और इसकी वजह कुछ ये भी कभी ना कभी कुछ क्रॉनिक इरिटेशन से हो सकता है, अल्कोहल के साथ इसका लिंक हो सकता है, कुछ केमिकल्स होते हैं जो केमिकल फैक्ट्रीज में कुछ लोग काम करते हैं, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर, अगर बात करें कैंसर की तो कैंसर स्टेजेस में होता है, कैंसर की भी स्टेजेस होती है, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस होते हैं मुझे लगता है कैंसर के एक एडवांस स्टेज पे आने के बाद ही पता चलता है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, जहाँ तक मुंह के कैंसर की बात है या गले के कैंसर की बात है, ये बहुत अर्ली साइंस देते हैं, अर्ली सिम्टम्स देते हैं। इसका मतलब होता है कि शुरुआत में ही कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यदि हम अपनी नादानी की वजह से उनको इग्नोर करते हैं या ये मानते हैं कि ये नॉर्मल छाला है या ये छाला तो ठीक हो जाता है या ये तो छाला है ही नहीं, ये तो हमने तम्बाकू खाया था, कल रात में पापड़ खाया था, इस तरह के हम अपने आप को सांत्वना देते हैं, तो इसकी वजह से लेट प्रेजेंटेशन होता है। पर मुंह के कैंसर में आप खुद देख सकते हैं, आईने के सामने खड़े होकर देख सकते हैं और आपको कोई भी अल्सर दिख जाएगा, गले में गठाने दिख जाएंगी। तो मुँह ऐसे ही गले के कैंसर में आवाज़ में परिवर्तन दिखने को मिलता है, लोगों को खाना निगलने में परेशानी होने लगती है। तो ये सारे लक्षण बहुत ही शुरुआती लक्षण होते हैं। पर जब हम ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि हमें कैंसर हो सकता है या उसका उचित निदान की आवश्यकता है, तब हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। और हमारे पास जब मरीज को लेकर आते हैं, मरीज स्वयं आता है जब वो काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। एडवांस स्टेज में पहुंचने की बजाय मुख्य रूप से दो हैं। एक है हमारी जानकारी का अभाव है, हमें नहीं पता कि मुंह में जो छाले होते हैं या गठाने होते हैं वो कैंसर की भी हो सकती हैं। और दूसरा अपने आप को डिनाइल मोड जिसे हम कहते हैं कि हम डिनाई करते रहते हैं कि मुझे तो कैंसर नहीं हो सकता है। ये दो मुख्य वजह हैं लेट स्टेज में आने की। बिल्कुल डॉक्टर, अगर बात करें हम कि शुरुआती लक्षणों की, तो शुरुआती लक्षणों पर ध्यान देने पर भी अगर प्रारंभिक अवस्था में कैंसर का निदान किया जा सकता है तो किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, दो तरह के ग्रुप होते हैं। एक तो आम व्यक्ति है जिसको कैंसर का रिस्क बहुत कम होता है, दूसरा जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर जैसा कि मैंने बताया, तम्बाकू या शराब का सेवन करते हों, नुकीले दांत हों, जिसको लाइकन प्लैनस की बीमारी हो या फैमिली में किसी को कैंसर हो, ये हाई रिस्क इंडिविजुअल या हाई रिस्क लोग कहलाते हैं। तो इनके लिए हमें हमेशा एडवाइज किया जाता है कि माह में एक बार किसी भी तारीख को आप या कोई भी संडे या मंडे फिक्स कर लीजिए और आईने के सामने खड़े होके एक प्रॉपर ओरल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, जिसमें आपको दोनों हाथों से अपने लिप को नीचे करना है, ऊपर करना है। एक जो हमारी टी स्पून होती है उस स्पून के आपको गाल देखना है, जवान को देखना है, जवान को बाहर निकालना है, दोनों तरफ चलाना है, जवान के नीचे का हिस्सा देखना है, दांत के पीछे का हिस्सा देखना है। यदि आप हर महीने इसको एग्जामिन करेंगे तो निश्चित तौर पे कोई भी छाला या कोई भी गठान जो आपको हो रही है, या जो म्यूकोजा, जनरली हमारी जो गाल की म्यूकोजा होती है वो पिंक होती है, पर यदि उसमें सफ़ेदी आ रही है, लालीपन आ रहा है, तो ये भी शुरुआती लक्षण या कैंसर के वार्निंग साइन हो सकते हैं। यदि व्यक्ति रेगुलरली अपना स्वयंमुख परीक्षण करता है और साथ में गले में गठानों को भी चेक करता है, तो निश्चित तौर पर पहली या दूसरी अवस्था में हम ज़्यादातर मुँह के या गले के कैंसर को पकड़ सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, तो अगर बात की जाए कि ओरल एग्जामिनेशन जो है हम खुद कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं, खास करके स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में तो हम पता लगा ही सकते हैं और फिर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर अतुल, अगर बात करें उपचार की, तो कैंसर के कई तरह के उपचार हैं और अब तो टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है, तो क्या कुछ उपचार होते हैं, किस तरह से उपचार किया जाता है कैंसर का? देखिए, कैंसर के उपचार में 3 विधाओं का प्रयोग होता है, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। ये तीनों विधाएं अलग अलग स्टेज पर काम करती हैं और अलग अलग समय पर इनकी आवश्यकता पड़ती है। कैंसर को मुख्य रूप से यदि हम डिवाइड करते हैं तो एक होता है सॉलिड कैंसर, यानी कि आर्गन, अंगों के कैंसर, जो मुंह हो, गला हो, आहार नली हो, आमाशय हो, फेफड़े हों, प्रोस्टेट की ग्रंथि हो, किडनी हो, आमाशय हो या बाउल इंटेस्टाइन हो, तो ये सॉलिड ट्यूमर्स कहलाते हैं। और दूसरा होता है लिक्विड कैंसर। लिक्विड कैंसर का मतलब ब्लड कैंसर से होता है।
तो जो सॉलिड कैंसर्स होते हैं मुख्य इलाज उसमें ज़्यादातर केसेज में सर्जरी होता है, और जो लिक्विड कैंसर्स होते हैं उसमें कीमोथेरेपी होता है। कुछ सॉलिड कैंसर्स में रेडियोथेरेपी दी जाती है, साथ में उसकी कीमोथेरेपी दी जाती है। तो ये निर्भर करता है कि मरीज को किस साइड का कैंसर है, किस स्टेज पर कैंसर है, पहले उसका क्या इलाज हुआ है, क्या प्रॉपर इलाज हुआ है कि नहीं हुआ है, मरीज की चाहत क्या है, मरीज क्या चाहता है, और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इलाज के। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं मरीज के साथ, उसके रिलेटिव्स के साथ डिस्कस करते हैं, और फाइनल डिसीजन लेते हैं कि इसका आगे ट्रीटमेंट क्या होगा। यदि हम मुंह के कैंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले ज़्यादातर केसेज में ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन की जो रिपोर्ट होती है, उस जो इससे हम हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट कहते हैं, वो आने के बाद फिर आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि मरीज को आगे रेडिएशन की, या जिसे आम भाषा में बिजली की सकाई कहते हैं, उसकी आवश्यकता है या नहीं है, साथ में कीमोथेरेपी के इंजेक्शन लगेंगे या नहीं लगेंगे, ये भी उसी रिपोर्ट्स पर डिसाइड होता है। ज़्यादातर केसेज में पहली और दूसरी अवस्था के जो मुंह के कैंसर होते हैं उसमें केवल ऑपरेशन या सर्जरी की जाती है, और आगे रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किंतु तीसरी और चौथी ए अवस्था के जो कैंसर होते हैं, ज़्यादातर केसेज में हमें रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है। ये मुंह के कैंसर की बात है। यदि हम गले के कैंसर की बात करते हैं तो फिर हमें ये देखना होता है कि फिर से किस स्टेज पर कैंसर है। इसके लिए एक एंडोस्कोपी की जाती है गले की, सीटी स्कैन या एमआरआई की जाती है। जब ये डिसीजन हो जाता है कि स्टेज 1 या 2 है, तो ज़्यादातर केसेज में सामान्य तौर पे रेडियोथेरेपी से उसका इलाज किया जाता है। यदि स्टेज 3 या 4 होता है तो पहले सर्जरी करके फिर रेडियोथेरेपी दी जाती है। बिल्कुल डॉक्टर, और अगर बात करें कि ये कीमोथेरेपी हो गया या रेडियोथेरेपी हो गया, तो जब ये होते हैं उसके बाद क्या किस तरह से केयर किया जाता है और क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए, कैंसर में कोई भी इलाज हो, सर्जरी हो, उसके भी अपने सिक्वेली होते हैं, रेडियोथेरेपी हो उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कीमोथेरेपी के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बहुत हद तक तो लोगों में इसके बारे में मिथ ज़्यादा है, मिथ्या जिसे हम कहते हैं, या भ्रम जिसे हम कहते हैं, भ्रम की स्थिति ज़्यादा है। बहुत सारे लोग हमारे देश में, हर आदमी नीम हकीम होता है, सलाह देने में बहुत ही अग्रसर होता है, और बहुत सारी गलत जानकारी मरीजों को दी जाती है, जिसकी वजह से मरीज बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। साइंटिफिक एडवाइस ना होकर वो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। सर्जरी की यदि हम बात करते हैं तो सर्जरी में जैसे जो भी हिस्सा हम निकालते हैं तो उसका डिफेक्ट बनता है, डिफेक्ट को नया बनाने की हम ज़्यादातर केसेज में कोशिश करते हैं, किंतु उसके बाद भी चेहरे पे कुछ ना कुछ असर दिखता है। कुछ लोगों को चबाने में इसके बाद, सर्जरी के बाद दिक्कत हो सकती है, स्पेशली सॉलिड फूड जो होता है, ठोस आहार होता है, उसको चबाने में दिक्कत हो सकती है। गले में और कंधे में जकड़न महसूस होती है, इसके लिए, और बार बार चेहरे पे सूजन आने का संभावना रहती है। तो ये तो साइड सर्जरी के जो सिक्वेली है, हम इनको सिक्वेली कहते हैं, साइड इफ़ेक्ट नहीं कहते हैं, क्योंकि जो सिक्वेली मतलब ये इलाज करने के बाद ये तो होना ही है। इसी तरह यदि हम रेडियोथेरेपी की बात करते हैं तो ज़्यादातर केसेज में जब रेडियोथेरेपी चलती है उस समय गले में छाले हो सकते हैं। छाले होने के साथ में स्किन, जो चमड़ी है, वो काली पड़ सकती है। मुंह के अंदर भी छाले हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं चमड़ी में। इसकी वजह से व्यक्ति को खाना निगलने में परेशानी रहती है, और कभी कभी दर्द होता है, या का बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है कुछ केसेज में। बट ये सारे साइड इफ़ेक्ट जिसको हम सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट मानते हैं, वो केवल 10% लोगों को देखने में मिलते हैं। 90% लोग आसानी से इस इलाज को सहन कर पाते हैं, और जो इनका 30 दिन का जो कोर्स होता है वो लगभग 30 दिन में ही ख़त्म करते हैं। कुछ केसेस में जब प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो हमें रेडिएशन कुछ 5-7 दिन के लिए रोकना पड़ता है और फिर से स्टार्ट किया जाता है। तो रेडिएशन का जो इफ़ेक्ट है वो उस समय के लिए रहता है, पर लंबे समय में जो रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं वो है मुंह का सूखना, जिसे हमारी साइंटिफिक भाषा में हम जेरोस्टमिया कहते हैं। तो मुंह सूखने लगता है क्योंकि लार ग्रंथि उसमें जल जाती हैं, और इसकी वजह से मुंह सूखता है और खाना निगलने में परेशानी होती है। पर इसके लिए आजकल IMRT टेक्निक आ गई है, वीमेट आ गया है, जिससे इस दुष्प्रभाव को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, और कुछ समय के बाद फिर से मरीज की लार बढ़ने लगती है। कीमोथेरेपी जो ओरल कैंसर्स या मुंह और गले के कैंसर्स में दी जाती है, वो सामान्य तौर पे हम रेडिएशन के साथ देते हैं। रेडियोथेरेपी के साथ सप्ताह में 1 बार चलती है, और इसके कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट उस तरह से देखने को नहीं मिलते हैं, बल्कि रेडिएशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कुछ बढ़ सकते हैं इस कीमोथेरेपी के साथ में। इस कीमोथेरेपी में बाल नहीं जाते हैं, लोग गंजे नहीं होते हैं, और
उल्टियाँ भी नहीं होती और वैसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं जैसा कि आमतौर पे कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स माने जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, अगर बात करें जैसे रेडिएशन के आप साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे थे, तो क्या रेडिएशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये लंबे समय तक हो सकते हैं? अगर बात करें कि किसी का ऑपरेशन हुआ है, रेडियोथेरेपी भी हो गई है, उसके बाद भी कुछ सालों तक उसके साइड इफ़ेक्ट्स रह सकते हैं या लाइफ लॉन्ग उसके साइड इफ़ेक्ट्स रह सकते हैं? हाँ, देखिए कुछ चीज़ें लाइफ लॉन्ग हो सकती हैं, कुछ चीज़ें कुछ टेम्परेरी होती हैं और किस मोड पे रेडियोथेरेपी दी गई है, किस विधा से की है और किस एक्सपर्ट ने रेडियोथेरेपी प्लानिंग की है, इन सब चीज़ों पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। मशीन से ज़्यादा मशीन बिहाइंड द मैन जो होता है, जो रेडियोथेरेपिस्ट या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है साइड इफ़ेक्ट्स के लिए। जो मशीन से आजकल काफ़ी एडवांस हो गई हैं, तो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं। मुख्य तौर पे जो कोबाल्ट रेडिएशन मशीन थी, जो हमारे ओल्ड टाइम में यूज होती थी, जो 1990 के आसपास यूज होती थी, अभी भी कुछ सेंटर्स इसको यूज कर रहे हैं। तो जो कोबाल्ट मशीन है उसके साइड इफ़ेक्ट निश्चित तौर पे ज़्यादा होते हैं। 3D RT जो लाइनियर एक्सेलरेटर मशीन आने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स कम होते जा रहे हैं और ज़्यादातर केसेज में यदि हम लंबे समय के दुष्प्रभावों की बात करें, तो जो मुख्य दुष्प्रभाव होता है कि चेहरे पे हल्का सा कालापन रहता है। दूसरा, मुंह सूखने के, यदि स्पेशली दोनों तरफ गले में रेडिएशन हुआ है तो मुंह सूखने की जो शिकायत है वो कुछ लंबे समय तक रह सकती है। जो और भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें फाइब्रोसिस होती है कहीं कहीं, स्पेशली जब सर्जरी ना करके प्राइमरी रेडियोथेरेपी के द्वारा कैंसर का इलाज किया जाता है, उस जगह पे कैंसर सेल्स नष्ट होने के बाद फाइब्रोसिस हो जाती है और फाइब्रोटिक एरिया जो होता है, जिसे हम बेंड, आम भाषा में बेंड की तरह कह सकते हैं, उसमें ब्लड सप्लाई कम होने से मरीज को वहाँ पे दिक्कतें रहती हैं। कभी कभी लंबे समय में बोन जो होती है, जॉ बोन होती है, वो रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट से गल जाती है और जिसकी वजह से पस आने लगता है। तो ये पर बहुत ही सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट जो देखने को मिलते हैं, बहुत कम परसेंटेज में मिलते हैं, बहुत कम लोगों को देखने को मिलते हैं। 90% लोगों में आमतौर पर जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं और वो सामान्यतः 3 से 6 महीने में सेटल हो जाते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर अतुल, अगर बात करें कभी कभी ऑपरेशन से जबड़ा निकाल दिया जाता है, जॉ निकाल दिया जाता है, तो क्या प्लास्टिक सर्जरी से इसे नया बनाया जा सकता है? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि लोगों को अभी तक अवेयरनेस नहीं है। लोग कई बार ऑपरेशन इसलिए नहीं कराते हैं कि उनके दांत निकल जाएंगे, जबड़ा निकल जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, फिर वो दिखने में अलग लगेगा। किंतु अब निचले जबड़े को तो हम काफ़ी सालों से बना रहे थे, पर ऊपर वाले जबड़े को भी निकाल कर, जिसे मैग्जिला कहते हैं, उसका रिकन्स्ट्रक्शन किया जा रहा है और हम लोग रेगुलरली इस तरह के ऑपरेशंस कर रहे हैं। और कुछ मरीजों में बाद में, जिन लोगों की माउथ ओपनिंग अच्छी रही है, उनने दांत भी लगवाए हैं, जो दांत जबड़ा निकलने की वजह से दांत निकल गए थे, उनको दांत भी लगे हैं और इस तरह लोग अपनी वापस रूटीन लाइफ में वैसे ही पहुंच रहे हैं जैसा कैंसर के पहले था। तो जबड़े को नया बनाया जा सकता है, ऊपर के जबड़े को भी नया बनाया जा सकता है। तो कॉस्मेटिकली तो बिल्कुल, क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट के जो 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, सबसे पहला प्रिंसिपल होता है क्योर ऑफ डिजीज़, कि कैंसर को हमें पूरी तरह निकालना है। दूसरा फंक्शन जो हमारा एम रहता है, फंक्शन, कि जो व्यक्ति ऑपरेशन करा रहा है उसका फंक्शन, यानी कि च्यूइंग और बोलना, जो खाना चबाना और खाना और बोलने का फंक्शन, ये सही रहे। और लास्ट में हमारा कॉस्मेटिक या कॉस्मोसिस आता है। इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए आजकल जबड़े को नया बनाया जाता है और बहुत सारे मरीजों को तो 1 साल के बाद आप पहचान में नहीं पाएंगे कि इनका कोई इतना बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ है। बिल्कुल डॉक्टर, इसी बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं राकेश इंदौर से। जी राकेश, आप सवाल कर सकते हैं। सर, मैं ये आयुष्मान में आपका ये जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं इसमें एक थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ कि ये जो कैंसर जो बताया, इसमें आपने तरह तरह के कैंसर आपने बताए हैं, लेकिन पर्टिकुलर किस एज में किस तरह का कैंसर हो सकता है सर, ये थोड़ा सा प्लीज डिफाइन करेंगे क्या सर? देखिए, यदि हम मुंह और गले के कैंसर की बात करें तो किसी भी एज में हो सकते हैं। मेरे पास 11 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड, मतलब 11 साल के बच्चे से लेके 94 साल तक के मरीज हैं। तो कैंसर किसी एज को डिफ़ाइन नहीं करता है। जो 11 साल का बच्चा था वो 5 साल की उम्र से तम्बाकू या गुटखा खा रहा था, जो आम भाषा में जिसे पान मसाला कहते हैं। वो 5 साल की उम्र में अपने पापा चाचा लोगों को देखकर गुटखा खाना शुरू कर दिया था और 2-3 साल में उसका जबड़ा बिल्कुल बंद हो गया था। तो 11 साल की उम्र में उसको कैंसर हो गया था। इसके अतिरिक्त ज़्यादातर कैंसर जनरली हम ये देखते हैं कि जो लोग लगातार तम्बाकू का सेवन 8 से 10 साल से ज़्यादा कर रहे हैं उनको देखने को मिलता है। पर किसी भी एज में कैंसर हो सकता है, किसी भी आर्गन का हो सकता है।
एज को लेके हम बहुत स्पेसिफिक नहीं रह सकते हैं कि इस एज में ज़्यादा कैंसर होता है, स्पेशली मुंह और गले के कैंसर की बात करें। जहाँ तक कुछ अलग कैंसर्स होते हैं, आंतों के कैंसर होते हैं, लीवर के कैंसर होते हैं, ये हम कहते हैं, या ब्रेस्ट कैंसर होते हैं कि हम लोग 30 साल के बाद देखने को मिलता है, पर ये कैंसर भी 15-16 साल 18 साल की उम्र में भी देखने को मिलते हैं। तो कैंसर की आजकल कोई एज नहीं रह गई है। जो लोग पहले सोचते थे कि कैंसर जो है ओल्ड एज की बीमारी है, नहीं, कैंसर किसी भी एज में हो सकता है। आपको यदि इस तरह के कोई लक्षण किसी भी व्यक्ति को दिखते हैं तो ज़रूर जांच कराएं। ये मत सोचें कि ये तो यंग एज का 18 साल का या 20 साल का लड़का है, इसको नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो राकेश जी, मुझे आशा है कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि कोई एज लिमिट नहीं होती है। डॉक्टर साहब का कहना है कि कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, कैंसर किसी को भी हो सकता है। डॉक्टर अतुल, अगर बात करें जिनका गले का ऑपरेशन होता है, क्या उनकी आवाज़ चली जाती है? क्योंकि लोगों के मन में मिथ है कि अगर वो ऑपरेशन कराएंगे तो उनकी आवाज़ भी जा सकती है, तो इस मिथ को आप दूर करें। देखिए, कैंसर के जो ऑपरेशन होते हैं, गले का ऑपरेशन एक नेक डिसेक्शन होता है, जो सभी मुंह के कैंसर में किया जाता है, और इसमें कोई आवाज़ नहीं जाती, इसमें केवल गले की गठानों को निकाला जाता है। जो कंठ के कैंसर होते हैं, जो लैरिंग्स के कैंसर होते हैं, उनमें यदि हम लैरिंग्स को निकालना पड़ता है तो निश्चित तौर पर जो लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स या कंठ है, उसका मुख्य पर्पज होता है जो हम खाना खाते हैं वो फेफड़ों में ना जाए, उसको रोकना, और उसका जो सेकेंडरी फंक्शन होता है वो बोलना, आवाज़। तो इसका जो फंक्शन तभी अफेक्ट होता है जब हम उस हिस्से को निकाल देते हैं। तो निश्चित तौर पे जो कंठ के कैंसर हैं, जब लैरिंजेक्टमी या लैरिंग्स को निकाल देते हैं तो उनकी आवाज़ चली जाती है, किंतु उसके लिए अब बहुत सारी टेक्निक्स हैं, और कुछ जो बहुत ही कॉमन हम लोग यूज करते हैं, ट्रेकियो इसेफिजियल पंचर जिसे कहते हैं। इसमें हम ट्रेकिया यानी विंड पाइप को आहार नली के साथ जोड़ देते हैं खोल के माध्यम से, और उसमें एक बॉक्स डल जाता है, स्पेशल मशीन होती है, वो डल जाती है, और उसके बाद लोग बाग बोल सकते हैं और स्पीच दे सकते हैं। मेरा एक मरीज़ है जो कोर्ट में वकील है, एडवोकेट है, और पिछले 4 साल से वो प्रैक्टिस कर रहा है ऑपरेशन के बाद से भी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कंठ निकालने के बाद भी आवाज़ बच जा सकती है, पर उसमें कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स होती हैं, ऑपरेशन के साथ ही की जाती हैं, और एक मशीन, छोटी सी मशीन होती है, एक सीटी की तरह मशीन होती है, जिसको डालना पड़ता है। बिल्कुल, तो कैंसर को लेकर लोगों के मन में कई मिथ रहते हैं, और खास करके लोगों को लगता है कि एक ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है और बहुत अच्छे से संभव है। डॉक्टर अतुल, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या लेकर, साथ ही आपको बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।